let's start our today's class. And कल की क्लास में हमने सेक्शन 88, 89, 90 कंप्लीट किया था रजिस्टर एंड रिटर्न का। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कुछ छोटे मोटे सेक्शंस जो इस चैप्टर के बचे हुए हैं, जैसे कि एक 91 जो कि क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में बात करता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे 92 जो कि एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है। मेजरली यही दो सेक्शन बचे हैं इस चैप्टर के, बाकी सब ऐसे छोटे मोटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 91 क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब इसका क्या मतलब होता है मैडम, मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर? देखो होता क्या है कि आपको पता है कि कंपनी में हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। हमें व्हाट वी से बोनस शेयर देना होता है, राइट इशू देना होता है, मीटिंग में वोटिंग राइट देना पड़ता है। तो डोंट यू थिंक उसके लिए हमें एक फिक्स लिस्ट चाहिए कि हमारे कौन कौन मेंबर्स हैं, उन्हीं को हम देंगे डिविडेंड, उन्हीं को हम देंगे बोनस शेयर, उन्हीं को हम देंगे राइट इशू, उन्हीं को हम देंगे वोटिंग राइट। तो एक बात बताओ, अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें या कोई कोई बड़ी कंपनी की बात करें, भाई प्राइवेट कंपनी में तो चलो बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा शेयर होल्डिंग चेंज होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। बट अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी में तो हर सेकेंड शेयर होल्डिंग चेंज होता है, इतनी ट्रेडिंग होती है। अगर आप ब्लू चिप कंपनीज की बात करो, हर सेकेंड में ट्रेडिंग होती है, परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल। डोंट यू थिंक कि हर एक सेकेंड हर एक दिन शेयर होल्डिंग बहुत चेंज होती होगी? हाँ जी मैडम, बहुत चेंज होती होगी। अब मुझे आईटीसी से डिविडेंड आता है, मुझे इन्फोसिस से डिविडेंड आता है, तो मुझे इन्फोसिस वाला डिविडेंड दे रहा है तो वो क्या देख के दे रहा है? उसके पास एक लिस्ट होगी ना कि हाँ ये लोग मेंबर हैं, इनको हमें डिविडेंड देना है। तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हाँ हमें इन लोगों को क्या करना है, डिविडेंड देना है, हमें इन लोगों को वोटिंग राइट देना है, हमें इन लोगों को बोनस शेयर देना है। तो उसके लिए उन लोगों को एक टेम्परेरी क्या करना पड़ता है, टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग अपने रजिस्टर्स को, अपने बुक्स को, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को टेम्परेरीली क्लोज करना पड़ता है, ताकि वो लोग काउंटिंग वगैरह कर पाए, लिस्ट वगैरह बना पाए, ये डिटरमिन कर पाए कि किसको किसको डिविडेंड देना है, किसको किसको बोनस शेयर देना है। और उसके लिए वो लोग कुछ पीरियड के लिए बुक क्लोज कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर देते हैं कि भैया रुक जाओ, अभी हम और कुछ चेंजेस इसमें नहीं करेंगे, हमें इसी बुक्स में अभी जो है इसी में से डेटा निकालना है, लिस्ट निकालनी है कि कौन कौन मेंबर्स हैं, और फिर उन लोगों को हम लोग क्या देंगे, जो भी बोनस बोनस शेयर डिविडेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको पता है उसमें से ही पर्टिकुलर जो बुक क्लोजर होता है, जैसे मान के चलो बुक क्लोजर में तो टाइम लगता है ना, क्योंकि हमें पूरा लिस्ट वगैरह चेक करना पड़ता है। कब लिस्टेड कंपनी में कितने हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो टाइम लगता है। तो उसमें हम कुछ पीरियड के लिए, जैसे 5 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए ऐसे क्लोज करते हैं बुक्स। अब आप बोलोगे मैम उस एक हफ्ते में भी तो चेंजेस होगा ना नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो यूजुअली बुक जब क्लोज कर देते हैं ना, तो कंपनी बोलती है हम इस टाइम पीरियड के लिए हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम कोई ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इतने टाइम के लिए हम बुक्स क्लोज कर दे रहे हैं। और उसमें से ही यूजुअली एक डेट निकालते हैं, एक बीच की डेट निकालते हैं, कोई भी डेट, और उस डेट को फिक्स कर देते हैं कि इस डेट को पर्टिकुलरली जो जो मेंबर्स हैं उन्हीं उन्हीं को अपन डिविडेंड देंगे और बोनस शेयर देंगे। मतलब एक डेट फिक्स कर देते हैं और उस डेट को बुलाते हैं रिकॉर्ड डेट। तो ये दो अलग अलग टर्म है, क्लोजर ऑफ बुक्स और रिकॉर्ड डेट। बुक क्लोजर, रिकॉर्ड डेट, ये दो अलग अलग टर्म है जिसको अपन बोलेंगे बुक क्लोजर, बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट। बेसिकली जो बुक क्लोजर होता है वो एक पीरियड के लिए होता है, पीरियड मतलब कुछ दिनों के लिए होता है। रिकॉर्ड डेट जो होती है वो वन पर्टिकुलर डेट होती है, वन पर्टिकुलर डेट होती है। देखो मेन डिफरेंस क्या होता है बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट के बीच में। अब जैसे अब जैसे हर कंपनी मीटिंग से पहले क्या करती है, एक डेट फिक्स कर देती है और फिर बोलती है कि देखो भैया इस डेट को हमने फिक्स कर दिया, अब इस पर्टिकुलर डेट को जो भी शेयर होल्डर होगा, इस पर्टिकुलर डेट को जो भी मेंबर होगा, उसी को डिविडेंड मिलेगा, उसी को जो भी राइट मिलना है
वोटिंग राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसी को मिलेगा। तो वो होता है अपना रिकॉर्ड डेट, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर देता है। क्यों? अगर आपने रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स बेच के निकल गए तो आपको फिर नहीं मिलेगा, और अगर आपने रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब रिकॉर्ड डेट वाले दिन आप मेंबर होने चाहिए, तब जाके आपको वो राइट्स मिलेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर डेट होती है। लेकिन बुक क्लोजर एक पीरियड होता है जो हमें पूरा प्रोसेस फेलिसिटेट करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, किसको किसको डिविडेंड मिलेगा। तो जब भी हमें डिविडेंड पे करना रहता है, बोनस शेयर पे करना पड़ता है, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट निकालनी होती है, फिक्स करना पड़ता है किसको किसको दे। तो उसके लिए हमें बुक क्लोजर पर्टिकुलर पीरियड के लिए करना पड़ता है, और ताकि हम उतने टाइम के लिए ट्रांसफर वगैरह रिस्ट्रिक्ट कर दें और प्रॉपर काउंटिंग कर पाए हम फिर। वो होता है बुक क्लोजर पीरियड। सो बेसिकली दोनों का वन और मोर पर्पज सिमिलर होता है, बट डिफरेंस ये है कि बुक क्लोजर एक पीरियड के लिए होता है, रिकॉर्ड डेट एक पर्टिकुलर डेट होता है। तो चलो इसी के साथ अपन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 91 में कुछ बेसिक चीजें दी हुई है कि भैया आप ना बुक क्लोजर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा अनाप शनाप दिनों के लिए नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक महीना तक बुक बंद करके बैठे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको एक बात बोल दी गई, एक बार में बुक बंद कर रहे हो, 7 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार में बुक बंद कर रहे हो, 7 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। तो लॉ में ना लिमिट प्रिस्क्राइब है कि मैक्सिमम इतने दिन के लिए बुक बंद करना है, इससे ज्यादा दिन के लिए बुक नहीं करना है, बंद नहीं करना है। बेसिकली वन टाइम के लिए बोल दिया गया है, एक बार में 7 दिन से ज्यादा तो करोगे नहीं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 30 दिन से ज्यादा तो करोगे नहीं एक बार में। और पूरे साल भर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिला के 45 डेज से ज्यादा नहीं करोगे। और एक और बात बोल दी, अगर आप बुक बंद करने वाले हो ना, गाँव में ढिंडोरा पिटवा दो। 7 दिन पहले आपको गाँव में ढिंडोरा पिटवाना रहता है। क्यों? क्योंकि आप बुक बंद करने वाले हो, मान के चलो अगले हफ्ते आप बुक बंद करने वाले हो, तो गाँव में ढिंडोरा पिटवाना पड़ेगा कि हम लोग बुक बंद करने वाले हैं, जिसको शेयर खरीदना है अभी खरीद लो, अगर किसी को खरीदना है तो। मतलब इतने दिन के बाद बुक बंद हो जाएगा, उसके बाद अगर किसी को ट्रांसफर करना है शेयर, किसी को ट्रांसफर रजिस्टर करवाना है, अभी करवा लो, एक एक हफ्ते बाद बुक बंद हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। फिर जब तक बुक बंद रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक टेम्परेरी सब पॉज हो जाएगा। तो ये होता है बुक क्लोजर। तो लॉ में बोल दिया है कि मैक्सिमम आप एक बार में 30 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, पूरे साल भर में 45 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। और आप जब भी बुक क्लोजर करोगे तो आपको 7 दिन का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 91 कहाँ है मैडम? अब सेक्शन 91 कहाँ है वो तो आपको तो ढूंढना पड़ेगा। आपने इसको प्रिंट करा लेते तो इजी होता। अब अगर इसको प्रिंट नहीं कराए हो तो मॉड्यूल में कहाँ से ढूंढे? सेक्शन 91 कहीं ना कहीं तो होगा। इंडेक्स में देखो ना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं टॉपिक। सर लेसन 3 में ही तो है शिखा, देखो मिल जाएगा आप। ये तो रहा सेक्शन। ये तो रहा शिखा, पेज नंबर 140। मिला? 140 स्क्रीन पे देखो। ओके, बाकी सबके पास है बुक? जो जो मॉड्यूल से कर रहे हो ना, वो बुक मार्क कर लेना, बुक मार्क कर लेना, जो जो पेजेस मॉड्यूल से कर रहे हो ना उसको बुक मार्क कर लेना, नहीं तो छूट ना जाए। ठीक है? ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 91 फाइनली। सेक्शन 91, सेक्शन 91 क्या बोलता है? गाइडलाइंस बताता है विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। जो ये बोलता है
कि कंपनी जो है अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर सकती है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या दूसरे रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर क्लोज कर सकती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 45 डेज इन अ ईयर। यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही है, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 45 डेज क्लोज कर सकते हैं और एक बार में मैक्सिमम 30 दिन क्लोज कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एट वन टाइम। इसको आप स्टार मार्क कर लो, नॉट एक्सीडिंग 45 डेज इन अ ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एट वन टाइम, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज ऑफ वन टाइम। सब्जेक्ट टू नोटिस, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कम से कम 7 दिन का, कम से कम आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और सच अदर लेसर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, सेबी चाहे तो लिस्टेड कंपनी के लिए या प्रपोज लिस्टेड कंपनी के लिए लेसर टाइम प्रिस्क्राइब कर सकती है, अदरवाइज यूजुअली फॉर अनलिस्टेड कंपनी द पीरियड इज 7 डेज का नोटिस, मिनिमम 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये हो गया। तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि आप बुक क्लोजर मैक्सिमम 45 डेज कर सकते हैं साल भर में, एक बार में 30 डेज और 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर आप बिना नोटिस दिए क्लोज कर दिए, अगर if the register member is closed without giving notice as provided or giving shorter notice or for a continuous or an aggregate period in excess of the limit, कोई भी चीज का उल्लंघन किया, या तो नोटिस नहीं दिया, या तो एक बार में 30 दिन से ज्यादा का क्लोजर कर दिया, या फिर एक बार, या फिर पूरे साल भर में 45 दिन से ज्यादा का क्लोजर कर दिया, तो फिर आपको एक बात बोल दी गई कि आपको कंपनी और ऑफिस एंड डिफॉल्ट को पेनाल्टी लग जाएगी 5,000 रुपए की पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग विच द रजिस्टर इज केप्ट ओपन। जितने दिन आप एक्स्ट्रा रजिस्टर ओपन रखोगे हर दिन का 5,000 रुपए पेनाल्टी लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। अब देखो इसमें एक केस लॉ था। अब देखो ये सेक्शन इतना ही है ना, सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन खत्म हो गया। और आप नॉर्मली कहीं भी नोट्स देखोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन खत्म हो गया, 91 में बस इतना ही है। अब ये जो नेक्स्ट 3 पैराग्राफ है, कौन से 3 पैराग्राफ? ये वाला, ये तो, अच्छा ये तो रूल है, ये वाला, ये दोनों केस लॉ है। तो सेक्शन 91 से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं और वहां पर ये लिखा हुआ है कि इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट द प्रीवियस provisions contained in 154 of 1956 are permissive and not mandatory। 154 को काट दो, provision contained in 91, basically section 91 is permissive and not mandatory। नॉट मैंडेटरी मतलब भैया आपको जरूरत है तो आप क्लोज करो ना बुक, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बुक क्लोज करना ही है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, आपको वोटिंग राइट के लिए जरूरत है, अब जैसे प्राइवेट कंपनी में मान के चलो 2 ही शेयर होल्डर है, पूरे साल भर शेयर होल्डिंग चेंज हुई नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं है ना बुक क्लोज करने की, तो हम क्यों करेंगे? बुक क्लोज तब करो ना जब जरूरत हो। तो वही वाली बात बोल दी, सेक्शन 91 परमिसिव है कि अच्छा अगर आपको बुक क्लोजर करने की जरूरत है, आपको मान के चलो आपकी कंपनी में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग हो रही है, आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो आपको देखना पड़ेगा किसको किसको दें, तो तब तो जरूरत है ना बुक क्लोजर करने की, तो आप करो। और तब अगर आप करोगे तो फिर सेक्शन 91 को फॉलो करना। सेक्शन 91 ऐसा नहीं बोलता है कि आपको करना ही है, तो बेसिकली सेक्शन 91 इज परमिसिव इन नेचर एंड नॉट मैंडेटरी इन नेचर, इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू आर in need then you do it, and this section has application only when company desires to close obviously register of member, and in such a situation the requirement of this section are to be complied with। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब चाहती है क्लोज करना तभी वो क्लोज करेगी और तभी सेक्शन 91 जो है अप्लाई होगा, अदरवाइज सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होगा। ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था? टेलर टी कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और केस लॉ है, एक और दूसरा केस लॉ है, और उस केस लॉ में क्या बोल रहा है? द पावर इन दिस सेक्शन इज इंटेंडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कंपनी in order to enable the रजिस्टर ऑफ मेंबर टू बी ब्रॉट अप टू डेट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिविडेंड और बोनस। मैंने बोला ना पर्पस क्या है, पर्पस क्यों है, क्यों क्लोज करते हैं बुक? ताकि हम प्रॉपर्ली अभी तक जितने भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, जितने भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, या जितने भी पेंडिंग व्हाट वी कैन से ट्रांसफर रखे हुए हैं कंपनी के पास, पेंडिंग रिकॉर्ड करना है कुछ, तो हम उसको अप टू डेट कर ले, एंड ताकि हम एक लिस्ट निकाल ले जो कि हमें डिविडेंड कैलकुलेट करने में, बोनस कैलकुलेट करने में, किसको किसको डिविडेंड मिलेगा, किसको किसको बोनस मिलेगा, वो कैलकुलेट करने में हेल्प हो। तो ये इंटेंशन है इस सेक्शन का कि क्यों करते हैं बुक क्लोजर, ताकि हम बुक रजिस्टर मेंबर को अप टू डेट कर सके फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा। एंड इवन इफ द रजिस्टर इज क्लोज्ड, the company is obliged to make certain entries during the period of closure, such as entries related to registration and probate, letter of administration, notice of change of name, address, court order such as changing order etc। अब मैंने आपको एक बात बताया, मान के चलो मैंने अपने शेयर सोनल को ट्रांसफर कर दिए, अब मैं कंपनी को, हम लोग SH4 ट्रांसफर डीड
सबमिट कर रहे हैं कि कंपनी 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 मैंने ना मेरे शेयर सोनल को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आप हमारा ट्रांसफर रजिस्टर कर दो, आप ना मेरा नाम काट के सोनल का नाम चढ़ा दो। तो कंपनी बोलेगी अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हमारे बुक्स बंद है, एक हफ्ते बाद आना जब बुक खुल जाएंगे उसके बाद। तो कंपनी मना कर सकती है, कंपनी ऑब्वियसली मना कर सकती है कि हाँ अभी बुक क्लोज है, अभी हम रजिस्टर नहीं करेंगे, अभी हम ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो दैट टाइम कंपनी हैज राइट टू रिफ्यूज द ट्रांसफर, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच कंपनी कांट रिफ्यूज। कुछ कुछ चीजें, जैसे अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया तब एनसीएलटी को नहीं बोल सकते बुक बंद है, एनसीएलटी बोलती भगवान है वो तो करना ही पड़ेगा। और कई बार ना जैसे डिजीज जो पर्सन का जब ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो जाता है ना, जब जैसे अमिताभ बच्चन मर गया और उसके बेटे को ट्रांसफर हो गया उसके शेयर्स, तो क्या बोलते हैं उस केस में ना वो लोग एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोबेट। जो कोर्ट का ऑर्डर आता है, प्रोबेट होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर सबमिट हुआ है, किसी के डेथ हो जाने के बाद अगर कंपल्सरी ट्रांसमिशन हुआ है और हमने प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबमिट किया है कि अमिताभ बच्चन टपक गए, उनके बेटे अभिषेक बच्चन के नाम पे रजिस्टर कर दो शेयर्स, तो उसको कंपनी को करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जब हमारी बुक क्लोज होती है तब नॉर्मली हम लोग ट्रांसफर वगैरह एंटरटेन नहीं करते हैं, हम लोग ट्रांसफर वगैरह रजिस्टर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कंपनी मना नहीं कर सकती, कुछ कुछ केसेस में इवन क्लोज रहता है ना बुक्स तब भी करना पड़ता है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया, प्रोबेट सबमिट हो गया, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे केस में। ठीक है, तो ये एक बेसिक वाली बात लिखी हुई थी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में भी वही सिमिलर बातें लिखी हुई है कि ये जो क्लोजर ऑफ रजिस्टर है, जो बुक क्लोजर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इज क्लोज्ड with the right to refuse the transfer of shares or debentures। मैं आपको पहले ही बोली हूँ कि जब हम बुक क्लोज करते हैं ना तब हम बिल्कुल रिफ्यूज कर सकते हैं कि भैया अभी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे आपका रजिस्टर, रुको। जैसे मान के चलो मैंने अपने शेयर सोनल को ट्रांसफर कर दिया और मैंने कंपनी को SH4 सबमिट कर दिया। SH4 क्या होता है? ट्रांसफर डीड होता है। हमने SH4 कंपनी को सबमिट कर दिया कि मेरा नाम काटो, सोनल का नाम चढ़ाओ, शेयर ट्रांसफर हो गया है, मतलब हम अपने ट्रांसफर को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। तो कंपनी क्या है, मना कर सकती है हमें। कंपनी मेरे को बोल सकती है ईशिका जी रुकिए रुकिए, अभी हमारे बुक्स क्या है, क्लोज है, अभी हमारे बुक्स क्या है, क्लोज है, इतने दिन बाद 10-15 दिन बाद खुलेंगे, तो जब बाद खुलेंगे ना तब तब हम आपका ट्रांसफर रजिस्टर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो कंपनी हैज दिस राइट, कंपनी कैन रिफ्यूज द रजिस्टर टू रजिस्टर द ट्रांसफर इन केस द बुक्स आर क्लोज्ड। सो दैट इज व्हाई here it is written that the closure is cloaked with the right to refuse. That means closure automatic gives company right to refuse to register the transfer of shares or debentures। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बोली, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, तो इसको आप एक हेडिंग की तरह दे सकते हैं, व्हाट यू मीन बाय रिकॉर्ड डेट। तो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि रिकॉर्ड डेट क्या होता है, एक ऑल्टरनेट होता है क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर का। कैसे मैडम? आप पर्टिकुलर डेट चुनते हो कि इसी दिन में जो 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 जो, जो लोग मेंबर्स हैं उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, उन्हीं को क्या बोलेंगे वोटिंग राइट मिलेगा, उन्हीं को बोनस मिलेगा। दैट इज रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट इज एन ऑल्टरनेट टू द क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। द पर्पज ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर इज टू गेट the records updated and to fix the cutoff date for the purpose of payment of dividend, issue of right, bonus share. The purpose can be achieved by fixing record date for the one day। पर्पस तो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पर्पस है ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ये तो सेम है कि क्लोजर ऑफ मेंबर क्यों करते हैं, ताकि हम अपने रजिस्टर मेंबर को अप टू डेट कर सके और ये डिटरमिन कर सके कि किसको किसको डिविडेंड वगैरह देना है। और अगर आपको क्या बोलते हैं इतने सारे दिनों की जरूरत नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर सकते हैं, जिसकी हमें बुक क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी सब अपडेटेड है, कुछ जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर देते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड डेट फिक्स कर लिया और उस दिन को देख लिया, जो मेंबर्स है बस उन्हीं को दे दिया। तो काइंड ऑफ आप दोनों भी कर सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड डेट भी कर सकते हैं, सिर्फ बुक क्लोजर भी कर सकते हैं। बेसिकली दोनों का पर्पस सिमिलर है, टू डिटरमिन whom they have to pay the dividend, bonus or any other right which is attached to the shares। So basically इतनी सी बात थी। अब एक छोटी सी बात लिखी हुई है यहाँ पर, वही वाली बात लिखी हुई है आई गेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल में लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे। मैंने आपको बोला ना कि जब भी आप बुक क्लोजर करोगे तो आपको कम से कम 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूल में एडिशनल बात लिखी हुई है कि काहे में दोगे, काहे में नोटिस दोगे, कैसे नोटिस दोगे। तो वो तो सेम है ना मैम, हर जगह सेम रहता है, 2 न्यूज़पेपर, 1 in English, 1 in vernacular, having circulation in the district where the registered office of the company is situated। सब जगह
जाएगा सेम। और इसके साथ अपनी कंपनी की वेबसाइट में भी अपलोड कर दो, गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी अपलोड कर दो। इजी, वही लिखा हुआ है, इसको आप काट सकते हैं बेसिकली और वहां पर ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसको। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है रूल 10 इन रिलेशन टू क्लोजर प्रोवाइड दैट द क्लोजिंग, हाँ एटलीस्ट 7 days नोटिस, ठीक है, एटलीस्ट 7 days नोटिस इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कैसे नोटिस दोगे? एडवर्टाइजमेंट करोगे, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेशन होगा, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में और डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेशन होगा सेम। और वेबसाइट में डाल दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की और कंपनी की वेबसाइट में डाल दोगे। इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये जो ऊपर अपन पढ़े ना, कहाँ पर, ये यहाँ पर पढ़े ना अपन 7 days नोटिस, यहीं पर एरो देके लिख सकते हो कि ये जो 7 दिन का नोटिस देना है इसको 2 न्यूज़पेपर में देना है। 2 न्यूज़पेपर, 1 in English, 1 in vernacular, 1 in English, 1 in vernacular, 1 in English, 1 in vernacular, having circulation in the district of RO, in having circulation in the district of RO। और लैंग्वेज की चिंता मत करो, क्योंकि ये तो अपन हजारों जगह पढ़ चुके हैं, और न्यूज़पेपर में पब्लिश जो करना रहता है उसकी लैंग्वेज तो सब जगह सेम ही होती है ना। इट्स लाइक आप अपने मन से ड्राफ्ट कर सकते हो कि वी हैव टू गिव अ नोटिस, वी हैव टू गिव, कंपनी हैज टू गिव एटलीस्ट 7 days नोटिस in 2 newspaper, 1 in English language in English newspaper and 1 in vernacular language in vernacular newspaper, having circulation in the district in which the registered office of the company is situated। ये जो लैंग्वेज है ये तो सब में सेम होती है ना, सब जगह सेम होती है। तो आप यहाँ डाल दिए, आपका बर्डन कम हो गया। आप इस ना पूरे पैराग्राफ को काट सकते हो, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में और कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है कि ऊपर जिस नोटिस की बात की गई थी ना, वो नोटिस एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में देना है, और जिसका सर्कुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो। और इसके साथ साथ आप ऐड कर दो, ये हो गया 2 न्यूज़पेपर, और इसके साथ साथ आप कर दोगे वेबसाइट। कौन कौन सी वेबसाइट? एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट और एक कंपनी की वेबसाइट, दैट्स इट। 2 वेबसाइट में भी डिस्क्लोज करना है, दैट्स इट, इतना इनफ है। बाकी लैंग्वेज तो आप अपने मन से बना के लिख देंगे, लैंग्वेज तो सेम रहती है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की, ठीक है। तो उसको काट दो, ये आपका बर्डन कम हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। अबव मेंशन प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को जरूरत ही नहीं है भाई साहब। provided that the notice has been served to all the members of the private company not less than 7 days prior to closure। मतलब ये जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्यों करेगी प्राइवेट कंपनी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन? हमारे में 5 मेंबर है सिर्फ, हम क्यों करें न्यूज़पेपर? हमें गांव को बताना ही नहीं, हमें गांव को ढिंडोरा पिटवाना ही नहीं है। पब्लिक कंपनी को तो चलो समझ में आता है, जनरल पब्लिक शेयर होल्डर है। लिस्टेड कंपनी का तो बनता ही है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर तो हर जगह बिखरे हुए रहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को क्या जरूरत है? हमारी छोटी सी प्राइवेट कंपनी, आई डू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, मी एंड माय ब्रदर आर द शेयर होल्डर्स एंड वी बोथ आर द डायरेक्टर्स ओनली। हम क्यों करें न्यूज़पेपर पब्लिकेशन? हम क्यों करें गांव को ढिंडोरा पिटवाए? तो जरूरत ही नहीं है ना। तो ये जो रूल है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का, प्राइवेट कंपनी को अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन लिखी गई कि आप अपने सारे मेंबर्स को प्राइवेटली सर्कुलेट कर दो। तो बस एडू मेंशन की जिम्मेदारी इतनी होगी कि मेरे को और मेरे ब्रदर को, जो हम लोग दोनों शेयर होल्डर हैं, ये कि अपने आप क्या हो गया इसको है। यार मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, एक रिक्वायरमेंट है कि आपको गांव में ढिंडोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेटली आपके जितने मेंबर्स हैं सबको सर्कुलेट कर दो। तो बस प्राइवेट कंपनी को बोल दिया कि आप प्राइवेटली सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कर दो, कम से कम 7 दिन पहले। 7 दिन पहले तो आपको गांव में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी अगर बुक क्लोजर करती भी है, वैसे तो यूजुअली प्राइवेट कंपनी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अगर प्राइवेट कंपनी बुक क्लोजर एक ऑडिट करती है
तो अपने सारे मेंबर्स को बता दे और 7 दिन का नोटिस दे दे उनको, बस। गाँव में ढिंडोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 91। छोटा सा सेक्शन है, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बातें है नहीं, बहुत ईजी है। बस इतना बोलता है कि अगर आप बुक क्लोजर करते हो, क्यों करते हैं, ताकि हम ये डिटरमिन कर पाए कि किसको बोनस दें, किसको डिविडेंड दें, और रजिस्टर मेंबर को अप टू डेट कर पाए। एक बार में मैक्सिमम 30 डेज, साल भर में 45 डेज। 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 2 न्यूज़पेपर में, 2 वेबसाइट में। लेकिन प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ढिंडोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है, अगर सारे मेंबर्स को बता दे तो 7 दिन पहले। उसके बाद डिफॉल्ट किया तो पेनाल्टी, दैट्स इट। और ये मैंडेटरी नहीं है ये सेक्शन ऑब्वियसली। और उसके बाद लास्ट में छोटी सी बात कि वैसे तो हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रांसफर, बट कुछ केसेस में नहीं कर पाते, जैसे अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तब, या प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, वेरी इजी। अब आइए, रजिस्टर्स का पार्ट हमारा हो गया है, रिटर्न्स का पार्ट देख लेते हैं। बाकी सारे जो रजिस्टर है, काफी सारे रजिस्टर थे, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंस, ईसॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे रजिस्टर मैंने आप लोगों को रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ करा दिए हैं, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसके बाद रिटर्न्स में आइए। रिटर्न्स मतलब ऐसी डॉक्यूमेंट जो आपको क्या करने पड़ते हैं, आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न मतलब दैट विच यू हैव टू फाइल टू द आरओसी। तो रिटर्न्स आर बेसिकली दोज डॉक्यूमेंट्स which you have to which company has to file to ROC। बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें आरओसी को फाइल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैजुअल रिटर्न और एक होता है पीरियोडिक रिटर्न। कैजुअल मतलब जब जरूरत है तब करो। अब जैसे DIR 12, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो फाइल करो, नहीं तो मत करो। INC 22, अगर रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट किया तो करो, वरना मत करो। रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट किया, रजिस्टर ऑफिस सेटअप किया तो करो, वरना मत करो। पास 3 अलॉटमेंट किया तो करो, वरना मत करो। तो कैजुअल रिटर्न मतलब जब एज एंड व्हेन द सिचुएशन हैपेंस दैट टाइम यू हैव टू फाइल। तो आपको पता है ना पास 3 कब फाइल करना पड़ता है, जब भी अपन शेयर्स अलॉट करते हैं 30 दिन के अंदर वी हैव टू फाइल पास 3, PAS 3। तो अब नहीं किया अलॉटमेंट तो नहीं करना पड़ेगा ना, जब अलॉटमेंट करेंगे तब फाइल करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कैजुअल रिटर्न। कैजुअल रिटर्न मतलब कि ऐसा कोई पीरियोडिक नहीं है कि हर इतने इतने समय में करना है, कैजुअल है वो। कैजुअल रिटर्न मतलब जब जरूरत पड़े तब करो, जब वो इवेंट होगा तब करोगे। तो ये इवेंट बेस्ड रिटर्न होता है, इवेंट बेस्ड रिटर्न होते हैं। मतलब इवेंट हुआ तो करो, वरना मत करो। जैसे कि अगर आपको मैं कैजुअल रिटर्न बताऊं, ये वो रिटर्न होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज एंड व्हेन कंटीजेंसी अराइज, मतलब जब इवेंट होता है तब आपको फाइल करना पड़ता है। जैसे क्रिएशन ऑफ चार्ज, CHG1 CHG9, चार्ज क्रिएट करोगे तब फाइल करोगे ना, CHG1 CHG9 नहीं करोगे तो क्यों करोगे। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3, चेंज इन डायरेक्टर्स DIR 12, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस INC 22, स्पेशल रिजोल्यूशन MGT 14। अपन ने पढ़ा ना, जब भी SR पास होगा MGT 14 फाइल होगा। तो ऐसा कोई डेट थोड़ी है सर कि हर महीने MGT 14 फाइल करना है, या हर साल एक बार MGT 14 फाइल करना है, नहीं। कोई पीरियड थोड़ी फिक्स्ड है कि हर साल एक MGT 14 फाइल करना है, नहीं। इवेंट बेस्ड है कि जब भी SR पास हुआ 30 दिन के अंदर फाइल करो, जब भी SR पास हुआ 30 दिन के अंदर फाइल करो। तो ये कैजुअल रिटर्न होता है। एक होता है पीरियोडिक रिटर्न। पीरियोडिक रिटर्न मतलब ऐसे इवेंट बेस्ड नहीं होता है, वो हर साल एक बार फाइल करना है, मतलब करना है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइलिंग। और ये CS की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एनुअल फाइलिंग मतलब सालाना डॉक्यूमेंट जो हमें आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 2 हमारे सालाना डॉक्यूमेंट होते हैं, MGT 7 एंड AOC 4। ये बात आपको पता है। MGT 7 क्या होता है, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, और एक होता है अपना AOC 4 विच इज बेसिकली बैलेंस शीट P&L अकाउंट अंडर सेक्शन 137। और ये हम लोग अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। याद आ रहा है क्या, AOC 4 पढ़े हैं, याद आ रहा है क्या, बैलेंस शीट P&L फाइल करना आरओसी को AGM के 30 दिन के अंदर अंदर। याद करो, AOC 4 की डेडलाइन पढ़े थे अलग अलग, कि अगर AGM हो गई तो जिस दिन अपना एनुअल अकाउंट्स अडॉप्ट हो गया तो AGM के 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर AGM हुई बट अडॉप्ट नहीं हो पाया, तो हम लोग एक बार प्रोविजनल सबमिट कर देते हैं AGM के 30 दिन के अंदर। फिर जब एडजर्न्ड मीटिंग में वो अडॉप्ट हो जाता है, फिर अडॉप्टेड वाले को वापस से फाइल कर देते हैं 30 दिन के अंदर। और अगर AGM नहीं होती है तो लास्ट ड्यू डेट जो होती है, लास्ट ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर अंदर अपन फाइल कर देते हैं। और एक और पॉइंट था कि OPC में तो AGM होती नहीं है, तो OPC के लिए था कि 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप क्या कर दो, फाइल कर दो। यही सारे केसेस थे ना। याद आया क्या, कुछ याद आया क्या, 137 याद आया क्या।
यस 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 यस। ओके। तो ये दोनों अपने सालाना डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये दोनों अपने सालाना डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं पीरियोडिक रिटर्न। पीरियोडिक मतलब भैया भले आप काम करो ना करो, धंधा करो ना करो, प्रॉफिट हो लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, हर साल फाइल करना है, मतलब करना है, झक मार के करना पड़ेगा। भले प्रॉफिट हो लॉस हो, धंधा करो नहीं करो, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी है तो फाइल करो। एमजीटी 14 एमजी सॉरी 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 एमजीटी 7 एओसी 4 साल भर में फाइल हो जाना चाहिए। और बैलेंस शीट फाइल करने की डेट क्या थी? एजीएम के 30 दिन के अंदर। एजीएम के 30 दिन के अंदर। एनुअल रिटर्न की क्या है? एजीएम के 60 दिन के अंदर। एजीएम के 60 दिन के अंदर। तो डेट दोनों की सिमिलर है। इसको अपन को एओसी 4 को फाइल करना रहता है अपन को एजीएम के 30 दिन के अंदर। एमजीटी 7 का भी पढ़ेंगे, एमजीटी 7 फाइल करना पड़ता है एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर। बहुत ईजी है, अभी से याद कर लो। एजीएम से 30 दिन, एजीएम से 60 दिन, एजीएम से 30 दिन, एजीएम से 60 दिन। वो तो याद होगा 30 दिन, वो तो बहुत अच्छे से अपन चार्ट बना के किए थे, याद करो। अलग अलग मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया था 137 का। तो एओसी 4 तो एजीएम से 30 दिन। एनुअल रिटर्न का ध्यान रख लो, यहाँ डबल टाइम है, एजीएम से 60 दिन, डबल टाइम लिमिट है। एजीएम से ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एजीएम में ही अपन ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लेस करते हैं, शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव करवाते हैं। तो ये एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर। तो ये दोनों अपनी डेडलाइन है, ये होते हैं अपने दो पीरियोडिक रिटर्न। और काफी सारी जगह आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि काफी सारी कंपनीज जो एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट फाइल करने में, मतलब एमजीटी 7 या एओसी 4 फाइल करने में डिफॉल्ट करती है, तो फिर उसको काफी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। मतलब कंपनी में ये नहीं करने देता है, डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करने देते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते हैं। बहुत सारी जगह आपने अपन ने पढ़ा है कि अगर कोई कंपनी एओसी 4 एमजीटी 7 ये दोनों सालाना डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में डिफॉल्ट करती है, तो उसको बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती है। और आप एसबीसी में भी पढ़े होगे स्ट्राइकिंग ऑफ का लॉ, डोरमेंट कंपनी का लॉ, कि अगर कोई कंपनी लगातार 2 साल तक अपने एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट फाइल नहीं करती है, तो उसका नाम कंपनी स्ट्राइक ऑफ, आरओसी स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है। यस। असर नहीं है, खोल लीजिए गेट। अब घर पे है चार्जर, यही था क्या चार्जर? यहाँ तो नहीं दिख रहा है, वहाँ है क्या? ओके। ठीक है। तो ये दोनों अपने सालाना डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फाइल करने ही होते हैं। एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, बैलेंस शीट पीएनएल अंडर सेक्शन 137, ये होते हैं अपने पीरियोडिक रिटर्न। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एनुअल रिटर्न के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92। रीड विद रूल 11 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। बट ये बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, कोई बिल्कुल टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, वेरी इजी दिस सेक्शन इज। चलो देखते हैं। देखो बेसिकली पर्पस क्या होता है एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न का पर्पस ये होता है, देखो अगर आप बैलेंस शीट पीएनएल देखोगे, इसको मैं थोड़ा कचरा को साफ कर देती हूँ। अगर आप अगर आप बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट देखोगे, तो इसमें बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा कह लो, इसमें बेसिकली फाइनेंशियल डेटा होता है आपका। बट क्या एक कंपनी में सिर्फ फाइनेंशियल चीजें होती है? नहीं, बहुत सारी चीजें होती है ना, अदर इंपॉर्टेंट चीजें विच आर ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर, विच आर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। लेट्स से डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, केएमपी अपॉइंट हुआ, सैलरी चेंज हुई, कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया, कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, कंपनी ने लोन दिया डायरेक्टर्स को, बहुत सारी चीजें होती है अदर देन फाइनेंशियल भी। तो काफी सारी चीजें होती है साल भर में। हमारे प्रमोटर्स कितने हुए हैं साल में, हमारी कंपनी ने अगेंस्ट कोई केस हुआ कि नहीं हुआ, हमारी कंपनी के मेंबर्स कौन कौन है, ये सारी बातें क्या होती है अपन को मेंबर्स को बतानी रहती है। ऑब्वियसली कंपनी किसकी है? मेंबर्स की है, शेयर होल्डर्स की है। तो वी हैव टू इन्फॉर्म ऑल दिस थिंग्स टू द मेंबर ना, इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या वो लोग डेली डेली कंपनी में आते हैं? नहीं, कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स लोग मैनेज करते हैं। तो साल के आखिर में डोंट यू थिंक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक डॉक्यूमेंट बनाए एनुअल रिटर्न और उसको फाइल करे मेंबर्स को?
ये गला है, ठीक है, इट्स ओके। ओके, डोंट यू थिंक कि डायरेक्टर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग पूरा बनाए साल भर का क्या क्या कच्चा चिट्टा हुआ, साल भर क्या क्या हुआ पूरी कंपनी में, शेयर होल्डिंग कितनी चेंज हुई, कौन कौन इंटरेस्टेड है कंपनी में, मतलब बेसिकली पूरी डिटेल्स, एवरीथिंग, एवरी डिटेल अबाउट द कंपनी। डोंट यू थिंक हमें एक डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है, उसमें हम सारी डिटेल्स है कंपनी की और वो हम शेयर होल्डर्स को बताएं? यस। और वो हम आरओसी को बताएं? यस। आरओसी को भी बताना पड़ता है, एंड दैट इज वे वी प्रिपेयर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एनुअल रिटर्न अलग होता है, एनुअल रिपोर्ट अलग होता है। डोंट गेट कंफ्यूज। AR दोनों है, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तो कुछ बकवास बात लिखी हुई है, ऐसे ही पर्पस क्या है फाइल करने का? द बेसिक पर्पस ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज टू प्रोवाइड एनुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब साल भर में क्या क्या हुआ भाई, कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, मेंबर्स के बारे में, मीटिंग्स कितनी हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, कितनी जनरल मीटिंग हुई, कितने रेमुनरेशन दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रेमुनरेशन कितना दिए डायरेक्टर्स को, KMP को कितना दिए, टू दी ROC शोल्डर अदर स्टेक होल्डर, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स ईयरली टू दी ROC इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो सालाना रिटर्न होता है, ये जो हमें आरओसी को सबमिट करना होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ में ना कंपनी सेक्रेटरी बनाते हैं। अगर आप ये बैलेंस शीट PNL बोलो तो ठीक है, ये तो CA लोग बनाते हैं, बट इसके अलावा बनता है अपना बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड्स रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड्स रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, लेकिन बोर्ड्स रिपोर्ट बनाते CS लोग हैं बोर्ड के बिहाफ में। एनुअल रिटर्न बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड की है, लेकिन बोर्ड के बिहाफ में CS लोग बनाते हैं, अपन लोग बनाते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिटर्न, बोर्ड्स रिपोर्ट, बहुत बनाए हैं हमने। आप लोग जाएंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत बनाएंगे, बना बना के थक जाएंगे एनुअल रिटर्न और बोर्ड्स रिपोर्ट तो, ठीक है। तो it helps the stakeholder to ensure that company is administered in a proper way in the interest of its members and creditors। बकवास बात थी। अब उसके बाद सेक्शन 92, सेक्शन 92 किस किस कंपनी को अप्लाई होता है भैया? सब कंपनी को अप्लाई होता है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, बड़ी हो, छोटी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, फर्क नहीं पड़ता। हर कंपनी, कंपनी हो ना, काम कर रहे हो ना, भले 1 रुपए का धंधा कर रहे हो, कंपनी हो, काम कर रहे हो ना, हाँ ठीक है, फाइल करो MGT 7 और AOC 4, तो हर कंपनी को फाइल करना ही है, हर कंपनी को फाइल करना ही है। और फॉर्म तो यार दिमाग, दिल दिमाग बैठ गया होगा, MGT 7 तो भूलने वाली चीज है ही नहीं। तो एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले सेक्शन 92 किसको किसको फाइल करना है? एनुअल रिटर्न सारी कंपनी को फाइल करना है भैया, सारी कंपनी को, इवन OPC को फाइल करना है, इवन डोमेन कंपनी को फाइल करना है, इवन इवन स्मॉल कंपनी को फाइल करना है, सारी कंपनी को फाइल करना है। तो एनुअल रिटर्न, एवरी कंपनी हैज टू फाइल द एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म नंबर MGT 7, लेकिन एक्सेप्ट OPC स्मॉल कंपनी। क्यों? क्योंकि OPC और स्मॉल कंपनी ना कुछ कम डिटेल्स देंगे तो भी चल जाएगा, मतलब MGT 7 का ना फॉर्मेट बना हुआ है, और MGT 7 का फॉर्मेट बहुत बड़ा है, बहुत सारी डिटेल्स है उसमें। तो OPC स्मॉल कंपनी बोलेगा ठीक है हम फाइल कर देंगे, लेकिन इतनी सारी डिटेल्स हम कहाँ से लाएं, हमारी कंपनी में तो छोटी सी है, इतनी सारी डिटेल्स की जरूरत ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए ना हमने एक एवरेज, एवरेज मतलब शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्मेट बना दिया कि चलो ठीक है, आप OPC स्मॉल कंपनी हो ना, आपके लिए एक छोटा फॉर्मेट बना दे रहे हैं, उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं होंगी, उसमें कम डिटेल्स होंगी, तो आप वो फाइल कर देना। जैसे याद करो, जब अपन बोर्ड्स रिपोर्ट पढ़ रहे थे अकाउंट्स वाले चैप्टर में, वहां मैंने आपको बताया था नॉर्मल कंपनी के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है बोर्ड्स रिपोर्ट में, ये भी डिस्क्लोज करो, ये भी डिस्क्लोज करो, ये भी। लेकिन OPC और स्मॉल कंपनी के लिए अलग से अपन ने छोटी लिस्ट पढ़ी थी कि अगर OPC स्मॉल कंपनी बस इतना डिटेल्स देंगी तो चल जाएगा, ये पूरा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, भूल नहीं जाना रे, याद आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए क्या बोलते हैं, रिपोर्ट तो करना है, एनुअल रिटर्न फाइल तो करना है, लेकिन हाँ इतनी सारी डिटेल्स तो हम कहाँ से लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। तो उनके लिए छोटा फॉर्मेट बता दिए, एवरेज फॉर्मेट बता दिए। तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी जो फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, वो करते हैं MGT 7A में। और ये कब आया है सर? अभी अभी आया है, 2021 में आया है, 2021 से चालू हुआ है, पिछले साल से। तो ये अभी अभी आया है, कोविड में आया है ये अमेंडमेंट, एनुअल रिटर्न का नया फॉर्मेट। उससे पहले नहीं था, उससे पहले एक ही फॉर्मेट था MGT 7 सबके लिए। जो अभी OPC स्मॉल कंपनी को निर्मला सीतारमन जी बहुत प्रमोट कर रही है ना, अभी आया है ये एवरेज फॉर्मेट OPC स्मॉल कंपनी के लिए। छोटा फॉर्मेट आया किसमें? MGT 7A में। कितने दिन के अंदर फाइल करना है? याद तो हो गया होगा अभी तक। AOC 4 कितने दिन के अंदर करते हैं? 30 दिन फ्रॉम AGM। एनुअल रिटर्न 60 दिन फ्रॉम AGM। तो डेट भी याद करना बहुत इसका इशू नहीं है, कितने दिन के अंदर फाइल करते हैं रेस्टा को? 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ AGM एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर
एजीएम नहीं हुई तो जो लास्ट ड्यू डेट है वहां से 60 दिन। इजी इजी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक बहुत इजी। अब एक छोटी सी बात चल रही है, याद करो अपन ने फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ा था। बेसिकली फॉरेन कंपनी के बारे में आप लोग ने एसबीसी में पढ़ा होगा, एसबीसी में प्रॉपर टॉपिक है फॉरेन कंपनी का, और वहां पर आप लोग ने एसबीसी में फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ा होगा कि फॉरेन कंपनी को भी ना अपना एक सालाना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फॉरेन कंपनी को पूरे कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस नहीं करना होता है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है जो फॉरेन कंपनी को कंप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का सेक्शन फॉरेन कंपनी को भी कंप्लाई करना पड़ता है। तो भले वो फॉरेन कंपनी हो लेकिन उसको भी एनुअल रिटर्न तो फाइल करना पड़ता है। लेकिन हाँ मैम, एमजीटी 7 तो फॉर्मेट जो है वो इंडियन कंपनी के हिसाब से फॉर्मेट है, तो फॉरेन कंपनी उसमें नहीं दे पाएगी, तो हमने फॉरेन कंपनी के लिए स्पेसिफिकली एक अलग फॉर्मेट बना दिया कि चलो ठीक है, आपके लिए हमने स्पेसिफिकली डिफरेंट फॉर्मेट बनाया है आपकी वर्किंग के हिसाब से, तो आप उस फॉर्मेट में दे देना। आपको एमजीटी 7 में डिफिकल्टी होगी क्योंकि एमजीटी 7 का फॉर्मेट इंडियन कंपनी की डिटेल्स के हिसाब से बना हुआ है, तो हमने एक अलग से फॉर्मेट बना दिया, उस फॉर्मेट का नाम है FC4। तो यहाँ पर एक बात बोल दिया गया कि ये जो सेक्शन 92 है ये एनुअल रिटर्न को अप्लाई होता है, और यहाँ पर एक बात बोल दी गई कि एवरी फॉरेन कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्टर एनुअल रिटर्न द फॉर्म नंबर FC4। जो फॉरेन कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है वो करती है FC4 में कितने दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर 60 डेज फ्रॉम एजीएम नहीं है, यहाँ पर है 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये छोटी सी बात थी फॉरेन कंपनी के लिए। तो क्या फॉरेन कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है? द आंसर इज यस, सेक्शन 92 अप्लाई होता है, बट हाँ इनके लिए फॉर्मेट अलग है, इनके लिए फॉर्मेट एमजीटी 7 नहीं है, ये फाइल करते हैं FC4 में 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद ये आपको याद करना पड़ेगा कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या डेटा होता है, और ये बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा प्रिंसिपल बिजनेस, होल्डिंग सबसे एसोसिएट, उसके बाद हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, होल्डिंग पैटर्न, उसके बाद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, और अगर कोई चेंजेस हुआ तो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी, और अगर उनमें कोई चेंजेस हुआ तो मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ क्लास, मीटिंग ऑफ बोर्ड, मीटिंग ऑफ कमिटी, और मीटिंग की अटेंडेंस, डायरेक्टर्स और केएमपी की रेम्यूनरेशन, पेनाल्टी और पनिशमेंट अगर कोई इम्पोज हुई है कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, या कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, अगर कोई ऑफेंस या अपील हुआ है पेनाल्टी के अगेंस्ट, क्या हमने कोई सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस डिस्क्लोजर्स वगैरह दिया है, और क्या हमारी कोई एफआईआई की होल्डिंग्स है, क्या हमारे कंपनी के शेयर्स में किसी एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है, सच अदर मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये सारी डिटेल्स है, याद कैसे करोगे इसको? आप लिंक कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमारी कंपनी की एड्रेस और काम देखेंगे, तो एड्रेस, काम, उसके बाद मान के चलो, उसके बाद आप इसको नंबर 1 कर सकते हो। उसके बाद ओनर कौन है, तो ओनर के बारे में आपको ये देखना पड़ेगा शेयर्स डिबेंचर्स क्या है, और शेयर होल्डर डिबेंचर लोग कौन है। तो बेसिकली शेयर्स डिबेंचर्स की डिटेल्स एंड शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स, ये वाला 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद आप डायरेक्टर्स के बारे में कर सकते हैं। डायरेक्टर्स के बारे में कैसे करेंगे? उसके बाद हमारी कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स लोग कौन कौन से हैं। अब वो लोग काम करेंगे तो हम उनको सैलरी देंगे, तो हम उनको सैलरी कितना दे रहे हैं। अब वो लोग काम करने के लिए मीटिंग बुलाएंगे, तो उससे मीटिंग वाला पॉइंट हो जाएगा कि कितनी मीटिंग वगैरह होल्ड किया है। लास्टली अगर कुछ गड़बड़ी बड़ी की है तो ये वाला एक जैसा हो जाएगा। 7th पेनाल्टी पनिशमेंट, 8th ऑफेंस अपील्स, और उसके बाद क्या हमने सारा कुछ कंप्लाई किया है, ये 1-2 बेसिक पॉइंट है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिंक करके याद कर सकते हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स है, बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। कंपनी की रजिस्टर ऑफिस की डिटेल, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड एनी चेंजेस देयरइन। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स वगैरह, सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मीटिंग सबकी, मीटिंग ऑफ मेंबर, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ कमिटीज। उसके बाद अगर कोई गलती वलती किया तो ऑफेंस वगैरह हुआ क्या किसी से, पनिशमेंट और पेनाल्टी कुछ लगी तो वो, और अगर हमने कोई सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस लिया है या डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू कंप्लायंस और सच अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो आई गेस ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। एनुअल रिटर्न में हम कौन कौन सी डिटेल्स डालते हैं, एनुअल रिटर्न में हम ये सारी डिटेल्स डाल के आरओसी को सालाना फाइल करते हैं। ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एवरेज फॉर्मेट बताया है एमजीटी 7A 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी के लिए, वो हो चुका है। इसमें अटैचमेंट क्या क्या करते हैं हम लोग? ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर हमें अटैच करना पड़ता है, मतलब पीडीएफ बना करके अलग से अटैच करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ। कॉपी ऑफ एमजीटी 8 क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये दोनों एक जैसे पॉइंट हो गए। अगर एक्सटेंशन हुआ एजीएम तो
उसका अप्रूवल MGT8 में भी बताऊंगी, और अगर कोई एडिशनल अटैचमेंट लगे तो वो। वेरी इंपॉर्टेंट, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल रिटर्न साइन कौन करता है? ये 2-3 जगह आप लोग पढ़ चुके हो, ये SBC में भी है, कंपनी लॉ में भी 1-2 जगह आ चुका है। तो एनुअल रिटर्न साइन कौन करता है? देखो, नॉर्मल कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एनुअल रिटर्न साइन कौन करता है? एक डायरेक्टर प्लस एक CS, और अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर प्लस PCS। PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो ये क्या होगा नॉर्मल कंपनी के लिए, कि डायरेक्टर, एक डायरेक्टर का भी साइन लगेगा और एक CS का भी साइन लगेगा, डायरेक्टर प्लस CS। नॉर्मल कंपनी के लिए हमने बोल दिया कि एक डायरेक्टर का भी साइन लगेगा और एक CS का भी साइन लगेगा। और अगर आपकी कंपनी में CS नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का ले लो, तो डायरेक्टर के साथ साथ किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का ले लो। लेकिन आपको पता है, आप लोग जगह जगह पढ़ चुके होंगे कि OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी, इन सारे लोगों को एग्जामेशन मिला है कि आपकी कंपनी में अगर CS है तो सिर्फ CS का साइन ले लो, CS नहीं है तो किसी डायरेक्टर का साइन ले लो। और है, और मतलब बहुत बड़ी बात है ना, 2 लोग का साइन नहीं लग रहा है, एक लोग का साइन लगेगा। सुनने में ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, क्या ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग को अगर साइन ना करना पड़े ना तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। साइनिंग रिक्वायरमेंट आधी हो रही है, दो, नॉर्मल कंपनी के लिए 2 लोगों का साइन लग रहा है, इसमें एक जन का साइन होगा, मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आप बिग कॉर्पोरेट लेवल पे जाओगे ना तो साइनिंग इज अ वेरी बिग थिंग। तो साइनिंग रिक्वायरमेंट 2 लोग से एक जन की हो रही है, ये बहुत बड़ा एग्जामेशन है, इसको ऐसे छोटा मोटा मत लेना, क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि नॉर्मल कंपनी के एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा? डायरेक्टर प्लस CS, और अगर CS नहीं है तो CS की जगह PCS कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें तो OPC, स्मॉल डोमेन कंपनी और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी को एग्जामेशन मिली गई है कि वो लोग की कंपनी में अगर CS है तो CS साइन कर दे, CS नहीं है तो सिर्फ एक डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलेगा। मतलब या तो CS या तो डायरेक्टर, सिर्फ एक ही जन के साइन की रिक्वायरमेंट है। इसको अपनी कॉपी में नहीं, बुक में ही बना लो, कॉपी की जरूरत नहीं है। बुक में ये जो ऊपर में स्पेस है ना, यहाँ पर बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन 1, 92 सबसेक्शन 1, एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय बोथ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। बोथ, बोथ सर, बोथ, बोथ मतलब डायरेक्टर प्लस CS, और अगर CS नहीं है तो, CS नहीं है तो PCS, सिर्फ PCS का नहीं रे, डायरेक्टर प्लस PCS, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम 1% कंपनी की बात करें तो एनुअल रिटर्न ऑफ OPC स्मॉल कंपनी शैल बी साइंड बाय, स्टार्टअप भी होगा इसमें, डोरमेंट भी, शैल बी साइंड बाय CS। कौन साइन करेगा? CS। और अगर CS नहीं है तो फिर एक डायरेक्टर। इजी, इजी मैडम, इजी पीजी, इसको बना लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बना लीजिए यहीं पर, या तो यहाँ या तो कॉपी में, जहां भी आपको ठीक लगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है एक बार पैराग्राफ पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ये देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको एक बार बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब्रीज फॉर्म बता सकता है, ठीक है ना, कितनी बार देगा हमें पता है। काट दो इसको, एक ही चीज को 3 बार लिखा हुआ है, हमें पता है एवरेज रिटर्न है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी के लिए MGT7 है। ये हो गया। अब बेसिकली अपना MGT7 यहाँ हो गया है। MGT7 से रिलेटेड कुछ और बातें लिखी हुई है यहाँ पर। इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इजी था ना टॉपिक? टॉपिक बहुत इजी था। एनुअल रिटर्न का कल के जैसा टेक्निकल टॉपिक नहीं था, कल का टॉपिक बहुत ज्यादा टेक्निकल था, आज का टॉपिक काफी इजी इजी चल रहा है ना अभी तक। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? ओके। शिखा वैष्णवी क्लियर, ओके, ठीक है। ठीक है, अब देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, एक होती है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट।
सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको एक कंपनी दे दी गई कि लिस्टेड कंपनी और हर वो कंपनी जिसका पेड अप 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। सर्टिफाई मतलब किसी प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसका साइन लेना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है पता है? सिर्फ और सिर्फ पीसीएस। पीसीएस मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, सिर्फ और सिर्फ पीसी। और हम क्या करते हैं, कंपनीज के एनुअल रिटर्न को चेक करते हैं। एक पेरिया पेरिया करके कोई साउथ की कंपनी थी, हमारी क्लाइंट थी, उसका मैंने बहुत MGT8 सर्टिफाई किया है, मतलब एनुअल रिटर्न सर्टिफाई किया है। तो हम लोग एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करते थे, और हम लोग ने डिस्क्रिपेंसी भी निकाली थी एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करते टाइम। कुछ गड़बड़ी निकली थी एक कंपनी में, कुछ तो भी गलत लिखा हुआ था, तो हमने क्लैरिफिकेशन लिया था, फिर उसका हमने साइन नहीं किया था शायद MGT8, ऐसा कुछ हुआ था विनोद कोठारी में जब व्हेन आई वाज वर्किंग। तो आपको पता है हमें क्या करना रहता है, पीसीएस लोगों को, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी विनोद कोठारी, हमें क्या करना रहता है, जैसे मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी का नाम ले लो आईटीसी। आईटीसी ने क्या किया, MGT7 बनाया। ठीक है, MGT7 क्या होता है, एनुअल रिटर्न होता है। अब एनुअल रिटर्न मान के चलो आईटीसी के तो खुद के भी सीएस है ना, तो आईटीसी के जो सीएस लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयमेंट में सीएस हैं, वो लोग ने उनका एनुअल रिटर्न बना दिया। आईटीसी के जो सीएस है, वो लोग ने एनुअल रिटर्न बना दिया उनका। और पता है हम लोग को ना MGT7 चेकिंग करने के लिए भी मिलती थी। मतलब जो कंपनीज के सीएस लोग रहते थे ना, कंपनी लोग हम लोग को, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को हम लोग को अपॉइंट करते थे चेक करने के लिए, सब सही है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो वो लोग MGT7 बना करके हमको भेजते थे कि देख लो, चेक कर लो, सब सही है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। तो वो वाला काम भी हम लोग करते थे, चेकिंग करने का, और बेसिकली ऊपर से लास्ट में वो करने का। यस। आप कितने बजे तक रहते हैं, 12:30 की 1? 12:30 तक? हाँ। जी। मैं लगा दूंगी बाद में, रख दीजिए। ओके। हाँ, आईटीसी ना। ओके। मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आईटीसी है, आईटीसी ने MGT7 बनाया, ठीक है। अब चार्जिंग खत्म हो गई, बट ये 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए ऐसे ही सुन लो। होता क्या है कि कंपनी वाले MGT7 बनाते हैं, फिर उनको क्या करना पड़ता है, उसको सर्टिफाई करवाना रहता है। सर्टिफाई मतलब बेसिकली एक पीसीएस का साइन लेना पड़ता है कि हाँ एवरीथिंग इज करेक्ट। तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग हमारा MGT7 चेक करो और इसको प्लीज सर्टिफाई कर दो। तो हम लोग को पर्टिकुलरली हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाते थे, जैसे आईटीसी का हमें MGT8 करना है, MGT8 बनाना है। MGT8 मतलब हमें उस MGT7 को सर्टिफाई करना रहता है, और उस MGT7 को सर्टिफाई करने के लिए हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है MGT8। उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है MGT8। तो हमें MGT8 में कुछ एडिशनल जो MGT7 में रहता है ना टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स को सर्टिफाई करना रहता है, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और फिर नीचे हम लोग साइन कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम ऐसे नहीं कर सकते, MGT8 में ऐसे ही साइन नहीं कर देंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गया ना, हमारा पूरा करियर स्टेक पे आ जाएगा। हम लोग को जब MGT8 में साइन करना होता था ना, तो उससे पहले हम लोग पूरा MGT7 थॉरली चेक करते थे, थॉरली एक एक चीज चेक करते थे। और अगर कोई पॉइंट आया जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम लोग उनसे वो क्लैरिफिकेशन मांगते थे कि ये पॉइंट क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों दिखा रहा है ऐसा।
और अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था तो हम वो डॉक्यूमेंट भी मंगाते थे कि आप अपना बैलेंस शीट दो, हमें हमें टैली करना है, हमें चेक करना है कि आपने अपनी शेयर होल्डिंग सही लिखी है ना, आपने अपना शेयर कैपिटल ये लोन वगैरह सही लिखा है ना। तो हम उनसे उनका बैलेंस शीट और पीएनएल भी मंगाते थे क्रॉस चेक करने के लिए, टैली करने के लिए। तो हम लोग पहले पूरा चेक करते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे, उसके बाद साइन करते थे कि हाँ चलो ठीक है, आपका एनुअल रिटर्न सही है, आपका MGT 7 सही है, आपका MGT 8 भी सही है। फिर हम लोग MGT 8 में साइन करते थे। एनुअल रिटर्न में तो कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का सीएस करेगा, कंपनी में अगर सीएस नहीं होगा तो पीसीएस करता है ना। एनुअल रिटर्न में पीसीएस के साइन की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न में कंपनी का सीएस करेगा। आप समझ रहे हो, विनोद कोठारी में हम लोग पीसीएस थे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे। अब मान के चलो मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स है, वो आईटीसी में एम्प्लॉयमेंट में सीएस है, वो आईटीसी के सीएस है। तो एनुअल रिटर्न MGT 7 में तो वो साइन करेंगे, उनका डायरेक्टर उनका सीएस। लेकिन वो लोग को एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा सर्टिफाई करना रहता है, उसके लिए वो लोग हमारे पास आते हैं कि विनोद कोठारी सर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ना, आप क्या करो, आप MGT 8 में साइन कर दो, आप हमें सर्टिफाई करके दे दो कि हमारा एनुअल रिटर्न सही है। हम गवर्नमेंट को बुद्धू नहीं बना रहे हैं, हम गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, एवरीथिंग इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो ये वाली बात है। अब क्या छोटे मोटे कंपनीज को बोलेंगे नहीं नहीं, पेड अप कम से कम 10 करोड़ हो, टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ हो। मतलब हम छोटी मोटी कंपनीज को तो बोलेंगे नहीं कि आप पीसीएस के पास जाओ, सर्टिफाई कराओ, कितना खर्चा आ जाएगा। तो एक लिमिट दी गई है कि लिस्टेड कंपनीज को, हर वो कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको रिक्वायरमेंट है कि वो अपने एनुअल रिटर्न को एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा सर्टिफाई कराए MGT 8 में। MGT 8 में मतलब MGT 8 MGT 7 अलग डॉक्यूमेंट है। MGT 7 को सर्टिफाई करने के लिए हम लोग एक और डॉक्यूमेंट बनाते हैं MGT 8, और MGT 8 में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92(2) ऑफ द एक्ट रीड विथ 11(2) ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, एनुअल रिटर्न ऑफ लिस्टेड कंपनीज। और पहली बात, लिस्टेड कंपनी और हर वो कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको सर्टिफाई कराना पड़ेगा पीसीएस के द्वारा फॉर्म नंबर MGT 8 में, फॉर्म नंबर MGT 8 में। तो काम का क्या है, काम का है एप्लीकेबिलिटी। कैसे देखोगे, सबसे पहले लिखोगे लिस्टेड कंपनी प्लस अदर कंपनी जिसका, अदर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 मोर देन, पेड अप मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। अपन जैसे लिखते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, वैसे लिख लो, ऐसे लिख लो। और यहाँ पर एक एरो करके लिख लेना, अदर कंपनी इंक्लूड्स पब्लिक प्लस प्राइवेट, ब्रैकेट में लिख लो अदर कंपनी इंक्लूड्स पब्लिक प्लस प्राइवेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा है एनी कंपनी, तो एनी कंपनी में तो दोनों आ जाएंगे ना, पब्लिक प्लस प्राइवेट। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप ऑफ 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर, यहाँ से सिर्फ लिखा है कंपनी हैविंग पेड अप ऑफ 10 करोड़ और 50 करोड़। ठीक है, समझ गए, समझी गए गोपी बहू, एप्लीकेबिलिटी है ये, इन सारी कंपनीज को अप्लाई होगा कि उनको सर्टिफाई कराना पड़ेगा एनुअल रिटर्न बाय पीसीएस इन द फॉर्म नंबर MGT 8। MGT स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, मैंने बताया था ना ये चैप्टर का नाम है, रूल्स का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और एनुअल रिटर्न में हम क्या सर्टिफाई करते हैं, वही ना कि एनुअल रिटर्न की सारी डिटेल सही है, गलत नहीं है, हम धोखा नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, तो यही सर्टिफाई करना पड़ता है। हम क्या सर्टिफाई करते हैं MGT 8 में, ये सर्टिफाई करते हैं कि एनुअल रिटर्न में जो भी फैक्ट्स हैं वो सब ट्रू करेक्ट है और हमने कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया है। और यहाँ एक जनरल ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं कि जो पीसीएस है वो साइन करने से पहले खुद चेक करेगा, खुद स्क्रूटनी करेगा कि सब सही है ना। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आंख बंद करके साइन कर दिया, सर नहीं, हम MGT 8 तभी साइन करेंगे, पहले हम खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे सब सही है, हमें खुद चेक करना पड़ेगा, स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ सब सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, देन ओनली वी कैन साइन, अदरवाइज वी कांट साइन। सो फॉर द पर्पस ऑफ, ये जनरल ज्ञान है ये, कि फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी शुड कैरी आउट स्क्रूटनी ऑफ द डेटा एंड चेक द करेक्टनेस। PCS शुड बी प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब आपको सावधानी से काम रखना है, in understanding the events and their impact and consequences while certifying the same, and for ensuring the correctness of the information, primary source document should be looked into।
वही आपको आपको समझा रहा है कि आगे जाके अगर आप भी कोई एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करोगे तो ऐसा मत करना बिना डॉक्यूमेंट देके सर्टिफाई कर दिया। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो मांगो, अगर कोई डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत है क्रॉस चेक करने के लिए तो उसको भी मांगो, उसको भी चेक करो, सारी चीजें चेक करो, प्रूडेंट रहो, सारे इवेंट्स को चेक करो। और जब आप सेटिस्फाई रहो कि हाँ लॉ कंप्लाइड है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, तभी साइन करना वरना मत करना। ठीक है। while doing the detailed scrutiny ही में relying on the certified, और scrutiny करने के लिए आप resolutions की copies, फॉर्म्स, अग्रीमेंट, ये सब पे भी रिलाई कर सकते हो, और अगर मैनेजमेंट से कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो उस पर भी रिलाई कर सकते हो। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये लॉ में नहीं लिखा है, ये आपको समझा रहा है कि इस तरह से करना चाहिए सर्टिफाई। तो ये ज्ञान की बातें हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञान की बातें हैं, ये लॉ में नहीं लिखा है। ठीक है। नीचे आ जाओ, इंक्लूजन इन द बोर्ड रिपोर्ट एंड वेबसाइट। आपको आपको आप बोर्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ चुके हो। सबसे पहला पॉइंट था सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न। आपको पता है कि आपको कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना रहता है। बेसिकली सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट में डालना रहता है, और वो जो वेबसाइट का वेब लिंक रहता है वो डालना पड़ता है सेलिएंट फीचर्स के साथ। जो वेबसाइट का वेब लिंक होता है वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डालना होता है। ये कहाँ सर, हम लोग 134 में पढ़ चुके हैं। 134 बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, 134 एकदम धीरे धीरे आराम आराम से। सेक्शन 134 में अपन ने पढ़ा था कि ये सारी चीजें अपन को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो एनुअल रिटर्न पहले तो अपन वेबसाइट में डिस्क्लोज करते हैं, और वेबसाइट की वो जो लिंक रहती है जहां पर अपन ने अपलोड किया है, वो लिंक अपन को बोर्ड रिपोर्ट में डालनी रहती है सेलिएंट फीचर्स के साथ। ये पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 134 में अकाउंट्स वाले चैप्टर में। उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल करना, ये तो हो चुका है ना। ये अपन फाइल करेंगे 60 डेज के अंदर, एजीएम नहीं हुई तो 60 डेज फ्रॉम लास्ट डेट along with the reason। और ये इसको है, ये हो चुका है, कवर्ड कवर्ड, ये हो चुका है, ये पूरी बातें हो चुकी है। इसको आप काट सकते हैं, रिपीटेड है। प्रिजर्वेशन कितने साल तक प्रिजर्व करके रखना है, तो यहाँ पर आपको बोला है कि कम से कम 8 सालों के लिए प्रिजर्व करके रखना है। तो बस इसको हाईलाइट कर लो, 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जिस दिन आपने वो एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल किया उसके 8 सालों तक संभाल के रखना है, उसके बाद फेंक भी दोगे तो चलेगा। एनुअल रिटर्न को कितने साल तक संभाल के रखना है, 8 सालों तक। कंट्रावीन किया, अगर फाइल नहीं किया तो फिर कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनाल्टी लग जाएगी 10,000 रुपयों की। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 1,000 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ कंपनी एंड 50,000 इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और उसके बाद अगर, अरे ये तो आप लोगों के लिए है सर, ये आप लोगों के लिए। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना, पूरे करियर में ध्यान रखना, कभी भी गलत डॉक्यूमेंट में साइन मत करना, भले आपको कितना भी घूस मिले। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 92 सब सेक्शन 6, इफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाइज द एनुअल रिटर्न अदर देन इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 92 और द रूल्स मेड देयर अंडर, आप किसी ऐसा एनुअल रिटर्न में साइन कर देते हो जो सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग नहीं है, या तो गलत है, या तो उसमें कुछ गलत बातें लिखी हुई है, या पूरी डिटेल्स नहीं है, या 92 को कंप्लाई नहीं कर रहा है, एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो सर ये पीसीएस के ऊपर पेनाल्टी दी गई है, फ्लैट 2 लाख की पेनाल्टी। फ्लैट, नो कंसेशन एट ऑल, फ्लैट 2 लाख की पेनाल्टी, फ्लैट 2 लाख की पेनाल्टी लग जाएगी। ये पीसीएस के ऊपर पेनाल्टी है कि अगर आप जो सर्टिफाई करते हैं ना एमजीटी 8 में, कुछ भी गड़बड़ी हुई ना तो फ्लैट 2 लाख की पेनाल्टी लगेगी आपको। तो सोच समझ के करना, उतना तो आपको फीस भी नहीं मिलेगा, उसका क्या, उसका आधा का आधा का आधा का आधा का आधा भी फीस नहीं मिलेगा सर्टिफाई करने के लिए। मुश्किल से 2-3 हज़ार या 5 हज़ार मिलेगा सर्टिफाई करने के लिए, और 2 लाख का पेनाल्टी। तो सोच समझ के सर्टिफाई करना, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करोगे तो। उसके बाद कहाँ रखेंगे, ये तो अपन पढ़ पढ़ चुके हैं सब जगह कि नॉर्मली अपन ये रजिस्टर्स कहाँ रखते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हैं, और अगर किसी दूसरे प्लेस में रखना है तो रख सकते हैं, हाँ एसआर पास करके कहीं और रख सकते हैं, ये बात मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर किसी दूसरे प्लेस में रखना है तो हाँ ठीक है, किसी और दूसरे प्लेस में रख सकते हैं विद इन इंडिया, प्रोवाइडेड वहाँ कम से कम 10% ऑफ द मेंबर्स डिसाइड करने होने चाहिए एसआर पास करके। ये वाला बात अपना हो चुका है, कल ही पढ़ाई थी मैं कि नॉर्मली अपन अपने सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर ऑफिस में रखते हैं, बट अगर किसी दूसरे प्लेस में रखना है तो ठीक है, 3 कंडीशन है, इंडिया में होना चाहिए कम से कम 10% ऑफ आवर मेंबर्स शुड रिसाइड देयर, एंड वी शुड पास एसआर फॉर दैट, एसआर पास होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी बात थी। उसके बाद इंस्पेक्शन, ये भी बेसिक है, इंस्पेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, हाँ जी, कौन कर सकता है, मेंबर कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर कर सकते हैं, सिक्योरिटी होल्डर कर सकते हैं, बेनिफिशियल ओनर लोग कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, मेंबर्स कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर।
कितने टाइम कर सकते हैं? इंस्पेक्शन हमेशा बिजनेस आवर्स में होता है सर, इंस्पेक्शन हमेशा बिजनेस आवर्स में होता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला गया कि मेंबर्स रात के 12 बजे आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन हमेशा बिजनेस आवर्स में ही होता है। मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, ये लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 88 की बात कर रहा है क्या? ये तो अपना हो चुका है ना। पढ़ चुके हैं ना अपन सेक्शन 88 को। 88 में अपन पढ़े थे ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। वहां पर अपन पढ़े थे ना, इंस्पेक्शन का भी लॉ पढ़े थे ना। इंस्पेक्शन था क्या? इंस्पेक्शन नहीं था ना। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्शन 88 में जितना भी आपने पढ़ा, 88 में क्या पढ़े सर? 88 में अपन ने पढ़े रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी, बिजनेस आवर्स में कर सकते हैं। कौन? मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर, ये लोग सब कर सकते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ फीस। फीस कितनी होगी? मैक्सिमम 50 रुपए फॉर ईच इंस्पेक्शन। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि पढ़ चुके हैं? होगा, कहीं ना कहीं होगा। अगर होगा ना तो इसको काट देना, मतलब दोनों में से एक जगह से पढ़ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अपन इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बट रजिस्टर, मैं भी हिंदी बोलती हूँ ना, कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, अरे हिंदी नहीं बोलना है क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं बोलना रहता था ना। वहां पर बच्चों को हिंदी नहीं आती थी, काफी बच्चों को। तो वहाँ इंग्लिश में बोलना रहता है। गलती से मेरे मुंह से हिंदी निकल जाता था ना, आई यूज टू करेक्ट इट, आई यूज टू रिपीट इन इंग्लिश। और अभी भी मेरे को ऐसे फीलिंग आई, अरे नहीं नहीं इंग्लिश में बोलना है, फिर ध्यान है, अरे नहीं ये तो मेरे बच्चे हैं ओके, ठीक है। एक एक छोटी सी बात है कि रजिस्टर, जो रजिस्टर्स आपका रहेगा, रजिस्टर मेंबर, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा। बट हाँ, ओपन फॉर इंस्पेक्शन नहीं रहेगा व्हेन दे आर क्लोज अंडर द प्रोविजन, क्लोज अंडर, व्हेन दे आर क्लोज अंडर सेक्शन 91। अभी अपन ने पढ़ा ना 91 में क्लोज कर सकते हैं। तो अगर क्लोज रहेगा उस टाइम पे नहीं कर सकते भैया इंस्पेक्ट। वैसे तो मेंबर्स के पास राइट है इंस्पेक्ट करने का, लेकिन अगर क्लोज रहेगा तब नहीं कर सकते। और रीजनेबल टाइम नॉट लेस देन 2 आवर्स। मतलब हम बोर्ड ऐसा नहीं बोल सकती बस 1 घंटा करो फिर भग जाना। कम से कम 2 घंटा का समय तो देंगे ही देंगे उनको। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं क्या? हाँ जी, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। कॉपी ले सकते हैं क्या? हाँ, कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन फीस मैक्सिमम 10 रुपए पर पेज। फीस हम चार्ज कर सकते हैं कॉपी का, कॉपी देने का, लेकिन 10 रुपए पर पेज हम मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। और जिस दिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें कॉपी चाहिए, उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमें उनको कॉपी देना पड़ेगा। इजी बात, नो बकवास, क्लियर है? If any inspection or the making of the extract or copy is refused, oh wow, refused, कंपनी ने मना कर दिया, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, भग जाओ यहाँ से। कंपनी ने मना कर दिया, इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे, कॉपी नहीं देंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो क्या हो जाएगा? कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनाल्टी लग जाएगी 1000 रुपए पर डे की, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। लगा दिए पेनाल्टी, अब करते रहो रिजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड डायरेक्ट द एक्सट्रैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन ने कंप्लेन कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर कर सकता है कंपनी को, ए जल्दी दिखा, इंस्पेक्शन करने दे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएट ऑर्डर या एक्सट्रैक्ट देने को ऑर्डर दे सकता है। वेरी इजी, डोंट यू थिंक सेक्शन 92 इज वेरी इजी? लाइक वेरी 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 इजी। इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। सेक्शन 95, जो कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न है, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है ऑफ द मैटर डायरेक्टर और ऑथराइज टू बी इंसर्टेड देयर इन बाय और अंडर कंपनीज एक्ट। बेसिकली जो आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो। हम्म, हम्म,
बेसिकली आप जो एनुअल रिटर्न का कॉपीज मेंटेन करके रख रहे हो सेक्शन 94 के अंदर, दोज आर बेसिकली प्राइमा फेसी एविडेंस दैट यस ऑल दिस मैटर्स हैव हैपेंड, ऑल दिस थिंग्स हैव been done in the year. So basically this is your prima facie evidence of the events which are happened during the particular year. So ये हो गया हमारा सेक्शन 95 छोटू सा। सेक्शन 94 भी हो गया। सेक्शन 94 में इंस्पेक्शन के बारे में था। सेक्शन 94 में इंस्पेक्शन के बारे में था। सेक्शन 93 इतना ही कर लो। 94 हो गया, 95 हो गया, 91, 92, 89, 90, 91, 92, 94, 95। ओके, 96 से तो अपना जनरल मीटिंग चालू हो जाता है ना। हाँ जी, 96 से तो अपना जनरल मीटिंग वाला चालू हो जाता है। 96, 97, 98, 100, वहां से फिर 96 से लेके 122 तक जनरल मीटिंग तक चलता है। फिर 123 से लेके 125 तक, 27 तक डिविडेंड। फिर 128 से लेके 138 तक अकाउंट्स। फिर 139 से अपना ऑडिटर चालू होता है। ये अपना पूरा फ्लो था। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 59। वैसे तो ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर का पार्ट है, बट ये यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग 88 के साथ पढ़ते हैं। ये रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिलेटेड है, इसलिए अपन इसको 88 के साथ पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सेक्शन 59 है। सेक्शन 59 वहां पर शेयर कैपिटल के बीच में आता है। तो एक सेक्शन है सेक्शन 59 विच टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो ये बोलता है कि मान के चलो गलती से मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं रिलायंस की मेंबर नहीं हूँ, रिलायंस ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम चढ़ा दिया, तो मैं क्या रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोल सकती हूँ। कंपनी नहीं सुनेगी तो मैं रोते रोते किसके पास जाऊंगी? एनसीएलटी के पास। तो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 59, ये एनसीएलटी की पावर के बारे में बात करता है कि अगर गलती से किसी का नाम चढ़ गया जो मेंबर नहीं है, या जो मेंबर है उसका नाम नहीं चढ़ा आरओएम में, मान के चलो वैष्णवी मेंबर है और वैष्णवी का नाम डाल ही नहीं दिया कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो वैष्णवी कंप्लेन कर देगी। तो हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में एनसीएलटी के पास पावर है। एनसीएलटी कंपनी को बोल सकता है कि चलो रेक्टिफाई करो अपना रजिस्टर। रेक्टिफाई मतलब सही करो। रेक्टिफाई मतलब सही करो। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी गई है कि ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जनरल ज्ञान का है। सेक्शन यहाँ से चालू होगा, सेक्शन 55 यहाँ से चालू होगा। फर्स्ट वाला पैराग्राफ जनरल ज्ञान का सेक्शन है। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होता है, एड्रेस होता है, ऑक्यूपेशन मेंबर्स का होता है। ठीक है, हाँ वो तो हमें पता है। एनी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड कंसिडर टू बी अ मेंबर ऑल्दो ही मे नॉट ओन द शेयर्स। अगर किसी का नाम रजिस्टर मेंबर में है तो उसको हम मेंबर बोलते हैं, भले ही उसके पास एक्चुअल में शेयर ना हो। ये बात तो अपन पढ़ चुके हैं कि जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में शेयर होल्डर और मेंबर सेम हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शेयर है लेकिन आप मेंबर नहीं हो, आपके पास शेयर है लेकिन आपका नाम आरओएम में नहीं चढ़ा है, मतलब आप शेयर होल्डर हो लेकिन मेंबर नहीं हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपका नाम आरओएम में चढ़ा हुआ है लेकिन आपने शेयर बेच दिया, आपके पास शेयर ही नहीं है, तो आप शेयर होल्डर नहीं हो लेकिन मेंबर हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन ऑफ गड़बड़ी हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है एनी पर्सन जिसका नाम आरओएम में चढ़ा है बट वो एक्चुअल में शेयर उसके पास है ही नहीं। On the contrary, जैसे a person whose name is not entered in the register of member, even though he may have entitled him to be put in the register of member, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास शेयर है लेकिन उसका नाम आरओएम में है ही नहीं, तो इनजस्टिस हो गया। हाँ, इनजस्टिस हो सकता है, रिजल्ट फ्रॉम सच ओमिशन कमीशन। अगर ऐसा हो गया तो सामने वाले के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसका क्या तरीका है सर? इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ जी, सोल्यूशन है। आप एनसीएलटी को अप्लाई कर दो, एनसीएलटी सुनवाई करेगी। अगर एनसीएलटी को सही लगेगा तो वो बोल देगी कि आप अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करो, आप अपने रजिस्टर को सही करो। तो अब यहाँ ये ज्ञान की बातें थी। अब फाइनली अपना चालू होता है सेक्शन 59। सेक्शन 59 बेसिकली रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार बोल रही हूँ, सॉरी रजिस्ट्रार नहीं, ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी। एनसी हम रोते रोते किसके पास जाते हैं? एनसीएलटी के पास जाते हैं ना। तो यहाँ पर एनसीएलटी को पावर दे दिया गया है, नॉट रजिस्ट्रार। अगर गलती से मेरे मुंह से रजिस्ट्रार निकल गया होगा तो प्लीज टेक इट एज अ ट्राइब्यूनल। यहाँ पर सेक्शन 59 में ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि ट्राइब्यूनल कैन ऑर्डर द कंपनी, व्हाट मैडम, ट्राइब्यूनल कैन ऑर्डर द कंपनी टू रेक्टिफाई द रजिस्टर। अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो मैं मेंबर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा नाम चढ़ा दिए, तो एनसीएलटी बोलेगा सही करो। अगर मैं मेंबर हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं चढ़ा रहे हैं तो मैं एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकती हूँ। एनसीएलटी फिर कंपनी को ऑर्डर देगा कि चलो रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई मतलब सही करो, इसका नाम चढ़ाओ, ये मेंबर है आप क्यों नहीं चढ़ा रहे हो, चलो इसका नाम चढ़ाओ आरओएम में। समझ रही है बात? तो सेक्शन 59 बेसिकली ट्राइब्यूनल को पावर देता है। ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी। सेक्शन 59 जो है ट्राइब्यूनल को पावर देता है। सेक्शन 59 ट्राइब्यूनल को पावर देता है और द कंपिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया
इन हाँ ठीक है। टू 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 ऑर्डर, टू ऑर्डर, ट्राइब्यूनल को क्या पावर है? ट्राइब्यूनल को पावर है टू ऑर्डर rectification of register of member of the company if the appeal is made by the aggrieved person. aggrieved person मतलब बेचारी पार्टी, बेचारी मतलब जिसके साथ गलत हो गया। मैं शेयर खरीद रखी हूँ, मेरा नाम ही नहीं चढ़ा रहे हैं, तो मैं अग्रीव पार्टी हूँ ना, बेचारी पार्टी की। मैं हूँ शेयर होल्डर, मेरा नाम क्यों नहीं चढ़ा रहे हो आरओएम में? मेरा नाम डालो आरओएम में। तो अग्रीव्ड पार्टी क्या है? एनसीएलटी को रोते रोते कंप्लेन कर सकता है। अपन रोते रोते एनसीएलटी के पास जाते हैं, तो हमने एनसीएलटी को कंप्लेन कर दिया। अब सेक्शन 59 के तहत एनसीएलटी के पास पावर है कि वो कंपनी को बोल सकती है अरे चलो इसका नाम चढ़ाओ, क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? तो उसको जो एनसीएलटी है वो कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि आप रेक्टिफाई करो रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? हाँ मैडम आ गई। rectification of register of member if the appeal is made by the aggrieved party or by any member or by the company on the following ground। अपील कौन दे सकता है? अग्रीव पार्टी भी दे सकती है, मेंबर भी दे सकते हैं, कंपनी भी दे सकती है। कौन से 3 ग्राउंड्स में अपील दे सकते हैं? कौन से? अगर ये होता है या ये होता है या ये होता है, इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होती है तो हम रोते रोते जाके एनसीएलटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। अगर जो पर्सन है विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मैं हूं ही नहीं, मैं शेयर होल्डर हूं ही नहीं, मेरा नाम चढ़ा दिया जबरदस्ती का रजिस्टर ऑफ मेंबर में, क्यों? मैं कंप्लेन करूंगी एनसीएलटी को, मेरा नाम हटवाइए सर, मैं मेंबर हूं ही नहीं। दूसरा, वेर इज नेम आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इज ओमिटेड विदाउट सफिशिएंट कॉज। मेरा नाम चढ़ रखा था, मेरा नाम चढ़ रखा था रिलायंस के रजिस्टर मेंबर में, पता नहीं मुकेश अंबानी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, अचानक से मेरा नाम हटा दिए। ऐसा थोड़ी होता है कि झगड़ा हुआ तो नाम हटा दिए, शेयर होल्डर तो मैं हूं ना। तो तो मेरा नाम आरएम में था लेकिन उसको हटा दिए बिना रीजन के, विदाउट सफिशिएंट कॉज मतलब बिना रीजन के बेवजह हटा दिए, घोर ना इंसाफी। मैं जाऊंगी एनसीएलटी के पास रोते रोते। तीसरा, with the default is made unnecessary delay takes place in entering in the ROM the fact that any person has become or ceased to become member। मैं मेंबर बन गई हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरा नाम ही नहीं चढ़ा रहा है आरएम में, 1 हफ्ते के अंदर चढ़ा देना चाहिए, इतना क्या समय लग रहा है? ऐसे क्या प्राइम मिनिस्टर हो? मेरे मैं मेंबर बन गई, मेरा नाम ही नहीं चढ़ा रहे हैं, डिले कर रहे हैं। या फिर अब मैं मेंबर नहीं रही, मैंने वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, मेरा नाम हटा ही नहीं रहे हैं। वो जो जो भी हुआ है, या तो मैं मेंबर बनी हूँ या तो मैं मेंबर सीज हुई हूँ, उसको एंट्री ही नहीं कर रहे हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर में, तो हम रोते रोते जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन होती है, या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसी सिचुएशन में हम एनसीएलटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं और एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है। Am I audible? ओके, स्क्रीन क्लियर है? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है कि अगर सेक्शन 59 कुछ नहीं, ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम रोते रोते एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकते हैं और एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि सही करो। दैट्स इट, दैट्स इट। एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है कंपनी को कि आप अपना रजिस्टर रेक्टिफाई करो। कौन से 3 सिचुएशन में हम जा सकते हैं? पहला, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट ना, कौन सा वर्ड? विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट कॉज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट सफिशिएंट कॉज मेरा नाम चढ़ा दिए, मैं मेंबर नहीं हूं, मेरा नाम चढ़ा दिए। दूसरा, विदाउट सफिशिएंट कॉज मेरा नाम हटा दिए, मैं मेंबर हूं लेकिन मेरा नाम हटा दिए। ये क्या है? मेरा नाम चढ़ा दिए। ये क्या है? मेरा नाम हटा दिए। और उसके बाद मैं मेंबर बन गई हूँ, मेरा नाम चढ़ा नहीं रहे, या तो मैं मेंबर से हट गई हूँ, मेरा नाम हटा नहीं रहे। समझ में आया? ये तीनों पॉइंट का मतलब समझ में आया कि आप बहुत इजी है, एक बार ध्यान से पढ़ लो। विदाउट सफिशिएंट कॉज, नेम इज एंटर्ड,
without sufficient cause name is removed, or a person has become member, ceased to be member, however they are not entering the details. डिले कर रहे हैं, अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, अननेसेसरीली डिले कर रहे हैं, अननेसेसरीली, अननेसेसरली मतलब बिना रीजन के डिले कर रहे हैं, तो हम एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकते हैं। अब मेजरली ये सेक्शन हो गया है, कुछ केस लॉज और थोड़े बहुत एडिशनल बातें लिखी हुई हैं। एक सेकेंड, ओके, नाउ आई एम ऑडिबल ना? ओके 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 ओके, ये हुआ बहुत इजी। अब एक बार फर्दर मेजरली अपना ये सेक्शन हो चुका है, थोड़ी बहुत और एडिशनल बातें देख लेते हैं। ऐसा कब हो सकता है? दिस में हैपन वेयर अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द कंपनी ईदर रिफ्यूजेस और डिले द रजिस्ट्रेशन। ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन इस वाले में, थर्ड वाले में कवर हो जाएंगी क्या, कि आई हैव ट्रांसफर्ड माय शेयर्स बट द कंपनी इज रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर द ट्रांसफर, कट माय नेम एंड ऐड द ट्रांसफरीज नेम। ऐसा हो सकता है, हाँ जी। उस सिचुएशन में भी हम ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। हाँ, ट्राइब्यूनल क्या करेगी? मैं कंप्लेन करूंगी, मेरी बात सुनेगी क्या? नहीं, ट्राइब्यूनल सुनवाई करती है, हियरिंग्स करती है, दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगट देती है, दोनों पार्टी की बातें सुनती है, फिर उसको सही लगेगा वो ऑर्डर देगी। अगर उसको लगेगा नहीं मैं झूठी झूठी कंप्लेन कर रही हूँ, मेरा बात सही नहीं है, तो वो डिसमिस कर देगी। और अगर उसको लगेगा नहीं मैं सही हूँ, तो वो कंपनी को ऑर्डर देगी, है चल रेक्टिफाई कर। कितने दिन का समय देगी? 10 दिन का समय देगी। तो यहाँ पर एक बात बोल दिया गया, अब ट्राइब्यूनल को कंप्लेन चला गया, अब ट्राइब्यूनल क्या करेगी? ट्राइब्यूनल हियर करेगी, हियरिंग करेगी, जो सुनवाई होती है कोर्ट की, हियरिंग करेगी दोनों पार्टीज की। उसके बाद या तो डिसमिस कर देगी, इधर डिसमिस, डिसमिस मतलब कैंसिल, या फिर डायरेक्ट करेगी कंपनी को टू रजिस्टर द ट्रांसफर विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर। कंपनी को ऑर्डर देगी कि 10 दिन के अंदर आप क्या करो, इसको रजिस्टर करो, ठीक है। और ऑल्सो कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि आप जो सामने वाले को जो भी डैमेजेस हुए हैं उसका कॉम्पेंसेशन दो, दैट्स इट। और एक छोटी सी बात बोली गई, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट restrict the right of the holder of share to transfer such securities and any person acquiring such securities shall be entitled to voting right unless the voting right has been suspended। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया तो यू कैन स्टिल ट्रांसफर एंड द ट्रांसफर विल गेट द वोटिंग राइट ऑन सच शेयर्स, ठीक है। एक कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया डजंट मीन द ट्रांसफर कैन नॉट गेट द वोटिंग राइट, ट्रांसफर विल गेट द वोटिंग राइट अनलेस एंड अंटिल इट इज सस्पेंडेड बाय द ट्राइब्यूनल। लास्ट में एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपने कॉन्ट्रावीन कर दिया, कॉन्ट्रावीन मतलब अगर आपने ट्रांसफर कर दिया इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस और दिस एक्ट, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगी? ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय दिस डायरेक्ट एनी कंपनी टू सेट राइट द कॉन्ट्रावेंशन रेक्टिफाई द रजिस्टर। यहाँ पर आपको एक बात बोला गया कि अगर आपकी कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है एससीआरए एक्ट का या सेबी एक्ट का या इस एक्ट का या किसी भी दूसरे कानून का, तो कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। कौन एप्लीकेशन दे सकता है? एप्लीकेशन जो है वो डिपॉजिटरी भी दे सकता है,
कंपनी भी दे सकता है, डीपी भी दे सकता है, होल्डर ऑफ सिक्योरिटी भी दे सकता है, इवन सेबी भी दे सकता है। इतने सारे लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं एनसीएलटी को रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करने के लिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करने की जिम्मेदारी तो एनसीएलटी की है। और इतने सारे लोग अगर एप्लीकेशन देंगे, फिर अगर ट्राइब्यूनल को सही लगेगा तो ट्राइब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि सही करो कंट्रावेंशन और अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है कि ठीक है, अपन को पता है ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है रेक्टिफिकेशन का, सो के जगह कि अपने मन से देगा क्या, नहीं। ऊपर वाले पॉइंट में था कि अगर ये तीनों सिचुएशन होती है और जो अग्रीव पार्टी है वो या फिर कोई मेंबर या फिर कंपनी एप्लीकेशन दे सकता है एनसीएलटी को ऑर्डर के लिए, तो वहां पर ये था कि कोई अग्रीव पार्टी या कोई मेंबर या कंपनी एप्लीकेशन दे सकता है इन तीनों सिचुएशन में। नीचे वाली बात जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि अगर इन तीनों एक्ट का कंट्रावेंशन होता है तो कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, डिपॉजिटरी, डीपी, सिक्योरिटी होल्डर, कंपनी या सेबी, ये लोग भी एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को कि आप ऑर्डर पास करो कंपनी को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, कंट्रावेंशन को सही करने के लिए। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 59 कंप्लीट। बेसिक ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीटेड। एक छोटी सी बात है, ये बेसिकली एलओडीआर का एक छोटा सा बात है, ये कंपनीज एक्ट में नहीं है। एलओडीआर का बात है रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। सेबी एलओडीआर का एक प्रोविजन है रेगुलेशन 9 जो ये बोलता है कि हर कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिजर्व करेगी, उसके लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। मतलब आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए ऑन प्रिजर्वेशन ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रिजर्व करके रखोगे, आपका खुद का पॉलिसी होना चाहिए। कितने सालों के लिए रखोगे, किस तरह से रखोगे, कौन सी जगह पे रखोगे, किस फॉर्मेट में मेंटेन कर रखोगे, फिजिकल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक करोगे, मतलब एवरीथिंग 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 अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यू शुड हैव अ पॉलिसी। ये कहाँ लिखा हुआ है मैम, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में लिखा हुआ है। सेबी एलओडीआर में लिखा हुआ है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सेबी के एलओडीआर में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बोल रहा है एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 9 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। और ये क्या बोलता है कि जो भी लिस्टेड एंटिटी है उनके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि बोर्ड अप्रूव करेगा। बोर्ड अप्रूव करेगा और वो दो कैटेगरी में होना चाहिए। एक पॉलिसी अलग होनी चाहिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए जो परमानेंट नेचर के हैं, और दूसरी पॉलिसी अलग होनी चाहिए ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जिनको आपको कम से कम 8 सालों तक के लिए प्रिजर्व करके रखना है, प्रोवाइडेड दैट आप जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। ये तो सबको पता है, आज के जमाने में आप सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रख सकते हो, ऐसा फिजिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शंस में लिखा हुआ है आप डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो ये हो गया छोटी सी बात कि हर लिस्टेड कंपनी में एक पॉलिसी होनी चाहिए प्रिजर्वेशन को लेकर के, जो कि बोर्ड अप्रूव करेगा। दो अलग अलग पॉलिसी रहेगी, एक परमानेंट डॉक्यूमेंट्स की अलग, एक 8 साल वाले डॉक्यूमेंट्स की अलग, और ये हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं। उसके बाद एक और रेगुलेशन है रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी एलओडीआर, जो ये बोलता है कि आपका कोई भी मटेरियल, इवेंट या इंफॉर्मेशन होती है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोज करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं साल भर में तो वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे रेगुलेशन 30 का सब रेगुलेशन जो ये बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड क्यों? क्योंकि मैडम ये बात सेबी एलओडीआर में लिखी हुई है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेबी एलओडीआर इज एप्लीकेबल ओनली टू लिस्टेड कंपनीज एंड नॉट टू अनलिस्टेड कंपनीज। सो एवरी लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट, वेबसाइट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो सारे इवेंट्स इंफॉर्मेशन जो हमने स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज किए हैं, एंड सच डिस्क्लोजर शैल बी होस्टेड इन द वेबसाइट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years एंड देयर आफ्टर उसके बाद आर्चिवल पॉलिसी फॉलो करेंगे। तो देखो एक होती है अपनी मटेरियलिटी के बेसिस पे डिस्क्लोजर, कि जो जो इंपॉर्टेंट आपके डिस्क्लोजर्स है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करते हो, वो आप अपनी भी वेबसाइट में डिस्क्लोज करो। 8 साल तक के लिए कम से कम उसको वेबसाइट में डिस्क्लोज करना ही है, उसके बाद आप उसको अपनी वेबसाइट की आर्चीव्स में डाल सकते हो। समझ में आया? ये बेसिक बातें थी जो दी हुई है सेबी एलओडीआर में। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अनलिस्टेड कंपनी। दिस ये जो अपन को पॉलिसी बनाना रहता है प्रिजर्वेशन को लेकर के, और जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने होते हैं वेबसाइट में, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लॉ है ये अप्लाई होता है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड विच इज गिवन इन सेबी एलओडीआर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आर वी क्लियर विद दिस?